So today we will be dealing with section 326A. Now, since yesterday we have done the Lakshmi versus Union of India guidelines, the following sections that we will do today are very simple. They are bereft of complexity and there are no nuances involved. All right. So we will look at section 326A, and it says voluntarily causing grievous hurt by the use of acid. Now, whoever causes permanent or partial damage or deformity to, or burns or maims or disfigures or disables any part of the body of a person, or causes grievous hurt by throwing acid or by administering acid to that person शब्द पे गौर करिएगा, इसका मतलब है 326A जेंडर न्यूट्रल है. तो चाहे एसिड अटैक वुमेन पे हो चाहे मेन पे हो, पनिशमेंट 326A में जाएगा. जनरली लोग सोचते हैं कि 2013 के अमेंडमेंट से जो भी चीज़ आई है वो वुमेन सेंट्रिक है. नॉट ऑल ऑफ इट. बेसिकली 326A इज जेंडर न्यूट्रल. ठीक है. सो कंटिन्यूइंग फर्दर, administering acid to that person or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause injury or hurt. तो आप intention और knowledge मार्क कर लीजिए. shall be punished with imprisonment for either description of a term which shall not be less than 10 years. मतलब मिनिमम 10 साल होगा जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकता है, और फाइन का अमाउंट जुड़ा ही होगा साथ में. ठीक है. एंड विद फाइन से पनिशेबल है ये. अब इसमें प्रोवाइज़ो ये कहता है, सिंपली दोनों प्रोवाइज़ो, पहला प्रोवाइज़ो ये कहता है कि जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे विक्टिम का, उसको ध्यान में रखते हुए एक जस्ट एंड फेयर फाइन का अमाउंट इम्पोज किया जाएगा कन्विक्ट पर्सन पे. अब मान लीजिए कि विक्टिम को रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी करवानी है या रिहेबिलिटेटिव सर्जरी करवानी है या उसको किसी तरीके से कंपनसेट करना है विद दी फाइन अमाउंट, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही जो कोर्ट है अक्यूज्ड के ऊपर फाइन इम्पोज करेगा, कन्विक्टेड अक्यूज्ड के ऊपर फाइन इम्पोज करेगा. ठीक है. अब प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू विक्टिम. अब यहाँ पे लेजिस्लेचर एक मैंडेट क्रिएट कर देता है कि आपने जो भी फाइन इम्पोज किया है 326A में वो आप विक्टिम को देंगे. आपको याद होगा कि 357 CRPC में भी एक ऑर्डर टू पे कंपनसेशन का प्रोविज़न है. अब ऑर्डर टू पे कंपनसेशन में कोर्ट के पास डिस्क्रेशन होता है कि वो चाहे तो फाइन का अमाउंट जब इम्पोज कर रहा है कन्विक्टेड अक्यूज्ड पे, तो वो चाहे तो वो विक्टिम को दे, वरना वो ट्रेजरी में डलवा दे वो वाला फाइन अमाउंट. एंड इट इज़ अप टू द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट एज टू व्हाट टू डू विद इट. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनरली फाइन का अमाउंट है वो प्रोसिक्यूशन के एक्सपेंसेस डिफ्रे करने के लिए और विक्टिम को रिहेबिलिटेट करने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, अलॉन्ग विद द कंपनसेंट्री अमाउंट जो 357 के थर्ड क्लॉज में है. बट दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट. मेन पॉइंट ये है कि 357 डिस्क्रेशनरी है, बट जो आपका 326A है वो मैंडेट करता है कि जो भी फाइन लगाया जाएगा, जो भी, शैल बी पेड टू द विक्टिम. तो कोर्ट के पास डिस्क्रेशन नहीं है, कोर्ट को देना ही पड़ेगा विक्टिम को. ठीक है. शैल शब्द का यूज़ हुआ है. अब एक सवाल लोगों के दिमाग में आता है कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का भी बेनिफिट मिलेगा. द आंसर इज येस. लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का भी बेनिफिट मिलेगा. ऑलवेज रिमेंबर, इफ द लॉ प्रोवाइड्स मेनी रेमेडीज for a single act or a single instance, none of those remedies are to be taken as derogation of the other. ठीक है. Unless and until the legislature itself provides that one remedy shall be in derogation of the other. तो अगर लॉ ने मल्टीपल रेमेडीज प्रोवाइड की हैं तो आप मल्टीपल रेमेडीज से अपने कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं और अपने कॉज को सेटिस्फाई कर सकते हैं. लेकिन जब तक लेजिस्लेचर ने नहीं बोला है कि एक रेमेडी ही ले सकते हैं बाकी नहीं ले सकते, दैट यू हैव द ऑप्शन टू चूज फ्रॉम आइदर ऑफ देम, तब तक देर इज़ नो बाउंडेशन अपॉन द विक्टिम, प्रोसिक्यूशन, कंप्लेनेंट और द अक्यूज एज द केस में भी कि वो आइदर ऑफ द रेमेडी ले या ना ले. ठीक है. सो वन रेमेडी इज नॉट टेकन इन द डेरोगेशन ऑफ द अदर अनलेस एंड अनटिल द लेजिस्लेचर इटसेल्फ mandates that one remedy shall be in derogation of the other. तो
ये जो अभी प्रिंसिपल है मैंने अभी विक्टिम के कंटेक्स्ट में बताया है, पर ये जो लाइन है ना 190 इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द अदर, ये सिर्फ विक्टिम तक कन्फाइंड नहीं होती, ये अक्यूज्ड के मैटर में भी जाती है, ये सिविल केस में भी जाती है, ये कई लॉज में जाती है. सो इट इज़ अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये एक तरीके से जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है. ठीक है. तो अगर विक्टिम के कंटेक्स्ट की बात करें तो विक्टिम को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो 357A CRPC में उसका भी बेनिफिट मिलेगा, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी बेनिफिट मिलेगा, उसकी गाइडलाइंस में जो कंपनसेटरी अमाउंट है. फिर साथ में जो आपका 326A है उसमें जो फाइन का अमाउंट है वो भी दिया जाएगा विक्टिम को. तो ये जो सारी चीज़ें, ये उनमें से ऐसा नहीं हो सकता कि विक्टिम को सिर्फ एक ही मिलेगा, नहीं, टोटैलिटी में ये सारी चीज़ें देखी जाएगी. ठीक है. और ऑफ कोर्स विक्टिम के पास एक राइट है कि वो एक सिविल सूट दायर कर दे इन ऑर्डर टू हैव मोर कंपनसेटरी मनी फ्रॉम द कन्विक्ट. ठीक है, वो ये भी कर सकती है एंड दैट ऑप्शन इज अवेलेबल. नाउ आई कम टू 326B, वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड. अच्छा, ये अटेम्प्ट की बात कर रहा है अभी. ठीक है. ये कह रहा है whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person or attempts to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to that person shall be punished with imprisonment for either description of a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and also be liable to fine. तो मिनिमम 5 साल की सज़ा होगी, 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, फाइन साथ में जुड़ा होगा. अब एक एक्सप्लेनेशन है जो 326B में दी गई है, जो 326A के भी कंटेक्स्ट में है और B के भी कंटेक्स्ट में है. फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 326A and this section, acid includes any substance which has acidic, corrosive or burning nature and it is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability. अब explanation 2 कहती है कि for the purpose of section 326A and this section, permanent or partial damage or deformity shall not be required to be irreversible. मतलब टेम्परेरी डैमेज भी इसकी कैटेगरी में आता है. परमानेंट डैमेज ही नहीं, एक सोल क्लॉज है, टेम्परेरी डैमेज भी आता है कि लेट अस सपोज द विक्टिम हील्स आफ्टर अ वाइल, तो अक्यूज ये नहीं कह सकता कि अब इसको 326 में नहीं ले जाए, 326A में ना ले जाया जाए, वहाँ पे वो चला जाएगा. और अगर मान लीजिए विक्टिम ने अपनी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करा के पूरा ही और शी इज़ रिस्टोर्ड, तब भी अक्यूज्ड कन्विक्ट के ऊपर कोई लीनियंसी नहीं दिखाई जाएगी. ऑलवेज रिमेंबर दैट. अब एक चीज़ जो मैंने 326B में गौर की है वो ये है कि इसमें इंटेंशन शब्द का तो यूज़ हुआ है, पर अनलाइक सेक्शन 326A नॉलेज शब्द गायब है. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. लेट अस सी हाउ इन फ्यूचर इट वर्क्स आउट. यू शुड रिमेंबर दैट इंटेंशन requires a bit higher degree of proof than knowledge, but of course it can be inferred from the fact and circumstances. 326A को प्रूव करना थोड़ा ज़्यादा आसान है, इसीलिए वहाँ पे इंटेंशन और नॉलेज दोनों का क्राइटेरिया अपनाया गया है. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये प्रैक्टिकली एक चीज़ बता रहा हूँ. जो एसिड अटैक के केसेस होते हैं ना, एट द रूट ऑफ इट, एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल, देयर इज ऑलवेज अ स्कॉन्ड लवर हु इज इंडल्जिंग इनटू दीज टाइप्स ऑफ अटैक, ऑलवेज. अब लेट अस सपोज कि एक ए है, वो बी से प्यार करता है, बी किसी और से प्यार करती है. नाउ दैट लवर इज कॉन्ड, सो ही इज़ द टाइप ऑफ पर्सन हु विल इंडल्ज इनटू दीज टाइप्स ऑफ अटैक, एंड इफ ही एक्चुअली डज देन ही विल बी पनिश्ड अंडर 326A. अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जब भी एसिड अटैक के केसेस होते हैं ना, तो पुलिस पता है क्या करती है, पुलिस सबसे पहले रेकी करवाती है स्पॉट की. वो कहते हैं कि पता करो कि विक्टिम पे जो अटैक किया था इनका एक्स बॉयफ्रेंड या कोई लवर था या नहीं, और तुरंत पकड़ लेती है. तो डिफेंस के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए और पुलिस के लिए ये वाले जो केसेस होते हैं ना, इनको जानना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज at the root of it there is always, almost always, a scorned lover is involved. But of course I am not saying that all the time it will be involved, mostly it is involved.
ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स सम पीपल आर quite brutal in their imagination and they actually want to kill a person by the use of acid, then that is a very different thing. But generally the acid attack, as you imagine in your popular scenario, almost always involve a scorned lover. अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, 326A और B जेंडर न्यूट्रल है, वी शुड नो दैट. पर कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि मेन पे एसिड अटैक नहीं होते, मेन पे भी होते हैं. इनफैक्ट आई विल टेल यू एन अलीगढ़ केस where there was this 19-year-old boy named Faizan, if I'm remembering correctly. He refused to marry his girlfriend. So the girlfriend was so angry at him that she actually procured acid and threw on his face. Alright, due to which he suffered severe burns. So that is one instance. If I'm remembering correctly, there is also one more instance. I think it is of Bulandshahr. See, ये सब district court के cases है. तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको कहीं कोट नहीं करने, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इलस्ट्रेटिव है, रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं. पर कि देयर वाज दिस गर्ल, शी वाज अ मुस्लिम वुमन एंड द बॉय वाज हिंदू, सो इट वाज अ केस ऑफ इंटर रिलीजियस अफेयर. सो द बॉय एक्चुअली सेड दैट nothing will come out of this relationship, we shouldn't marry, I think so. The woman was very angry when she heard that. She also procured acid and threw it on his face. ठीक है, I think the boy was working as a builder or something. So these kinds of incidents goes both ways. Of course it is true that most of the victims of acid attack are women, but not exclusively so. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप चीज़ों का ध्यान रखिएगा. हेलो, कि व्हेन यू आर डीलिंग विद दीज सॉर्ट्स ऑफ केसेस, आपको हमेशा अपना दिमाग ना इम्पार्शियल रखना है. यू आर अ लॉ स्टूडेंट, you will become lawyers, you will become judges. You cannot afford to be having a particular side. आप ना राइट विंग को बिलोंग करते हैं, आप ना लेफ्ट विंग को बिलोंग करते हैं. यू बिलोंग टू जस्टिस एंड जस्टिस अलोन, एंड जस्टिस इज इन अकॉर्डेंस विद फैक्ट्स एंड एविडेंस. Justice is never in accordance with passion. Of course you should be sensitive to the demands of the society, but you shouldn't allow your political ideology or your biases to creep within your worldview. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए. आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी करें, but when you are in your professional life, you have to make sure that you shouldn't allow your bias to enter your professional life. Everybody is biased to some extent, but we need to recognize it and regulate it. ठीक है. Now I come to the point of section 327, voluntarily causing hurt to extort property or to constrain to an illegal act. So whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer, मतलब extortion का literal जो आईपीसी में डेफिनेशन है मैं बता देता हूँ अभी के लिए, आगे तो पढ़ाना है ही ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी में, बट राइट नाउ भी बता देता हूँ. सी, एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल, एक्सटॉर्शन इन्वॉल्व्स पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी in order to dishonestly induce that person or any other person in which that person is interested to obtain any property or a valuable security at a very fundamental level. कि कोई प्रॉपर्टी रिकवर कर, कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए या कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी लेने के लिए आप किसी को जब फियर में रखते हो डिसऑनेस्टली, और पर्पस ये है कि जब आप उसे वो इंजरी का डर दिखाओगे तो वो बदले में कुछ पैसा देगा या कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी दे देगा, देन दैट एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल कैन बी कॉल्ड एक्सटॉर्शन. ठीक है, विल डील विद दैट इन डिटेल एंड विल कम टू ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी. पर अभी जान लीजिए कि थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है 327 का. तो 327 कह रहा है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द सफरर or from any person interested in the sufferer any property or valuable security, or of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate commission of an offence, shall be punished with imprisonment for either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. अच्छा, यहाँ पे हर्ट है, ठीक है, यहाँ पे हर्ट का इन्वॉल्वमेंट है, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट. हमेशा याद रखिए पनिशमेंट किस चीज़ का मिलता है, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट. आई एम रिटरेटिंग इट अगेन.
अब इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब इसमें क्या है कि आप एक्सटॉर्शन के पर्पस के लिए वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हैं। दूसरा क्या है कि आप किसी इलीगल एक्ट के लिए हर्ट कॉज करवाते हैं, या टू फैसिलिटेट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, उसके लिए वॉलंटरली हर्ट कॉज करवाते हैं, देन फॉर दैट पर्पस यू विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 327। अच्छा, इन शब्दों का क्या मतलब है? और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर। तो इन अ वेरी बेसिक सेंस आप मान लीजिए कि लेट अस सपोज ए जो है वो बी से एक इलीगल एक्ट करवाना चाह रहा है या कुछ एक्सटॉर्शन करवाना चाह रहा है, और वो सारे काम वो करता है जो 327 में पनिशेबल है। पर बी जो है ही इज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, वो कभी सकम्ब नहीं करेगा ए की डिमांड को। ए को पता है कि बी जो है इट्स क्वाइट सेंसिटिव टुवर्ड्स हिज नीस, तो ए क्या करता है, बी की नीस को पकड़ लेता है और उसको हर्ट करता है। तो जब वो उसको हर्ट करता है तो उसका पर्पस क्या है कि बी को कंपेल करवा सके एक्सटॉर्शन के पर्पस के लिए या किसी इलीगल पर्पस के लिए, या टू फैसिलिटेट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। जब वो ऐसा करता है तो यहाँ पे जो ए ने बी की नीस को जो असॉल्ट किया है वो कहा जाएगा और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर। यहाँ पे बी इज इंटरेस्टेड इन रिलेशन टू हिज नीस, है ना। तो वहाँ पे बी की जान कहाँ अटकती है? अपनी नीस को लेके। तो अगर ए को पता है कि अगर वो बी की नीस को हर्ट करेगा तो बी उसकी सारी बात मानेगा। सो दिस इज व्हाट दिस क्लॉज मीन्स। तो यहाँ पे सिर्फ पर्सन को असॉल्ट करना, हर्ट करना ही कन्फाइंड नहीं है, यहाँ पे उस पर्सन को भी हर्ट करना कवर हो जाता है इन विच दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे सफरिंग हो सकता है नीस की हो, पर इंटरेस्ट किसका जुड़ा हुआ है? बी का। और पर्पस क्या है? टू कंपेल हिम फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्शन और टू कंस्ट्रेन हिम टू succumb to an illegal act और facilitate commission of an offense। ठीक है, तो ये वर्ड्स का मतलब समझ लीजिएगा क्या है, और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर। पर्पस क्या होना चाहिए? यही तीन पर्पस जो दिए गए हैं, एक्सटॉर्शन और टू डू एनीथिंग इलीगल और फैसिलिटेट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। इम्प्रिजनमेंट कितना होगा? 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है एंड फाइन। नाउ वी कम टू सेक्शन 328। अब इसको लेके मैंने केस लॉ कल ही के लेक्चर में बता दिए थे, यू कैन लुक इट अप। अब causing hurt by the means of poison etc with intent to commit an offense। अब whoever administers to or causes to be taken, administers to का क्या मतलब है? खुद देना। causes to be taken का क्या मतलब है? इसमें let us suppose A ने B की टेबल पे एक पॉइजन शरबत रख दिया। अब यहाँ पे वो पर्सनली एडमिनिस्टर नहीं कर रहा, वो कॉज करवा रहा है ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिसमें बी हो सकता है वो पॉइजन शरबत पी ले। वैसे ही अगर मान लीजिए ए एक लेट अस सपोज देयर इज अ चाइल्ड सी, उसको पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, ए उसको पॉइजन पेड़े पकड़ा देता है और कहता है कि जाके बी की टेबल पे रखा हो। तो यहाँ पे वो पर्सनली एडमिनिस्टर नहीं कर रहा है, ही इज कॉजिंग इट। सो whoever administers to or causes to be taken by any person any poison or any stupefying, intoxicating or unwholesome drug or other thing with intent to cause hurt to such person or with intent to commit or facilitate commission of an offense or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt shall be punished with imprisonment for either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो पॉइजन को लेके ना बड़ा ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन क्रिएट करके रखा है अंडर सेक्शन 328। अब इसमें तीन क्या आते हैं? देखिए मेन क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है? इंटेंशन और नॉलेज, और साथ में चाहे पर्सनली एडमिनिस्टर करे अक्यूज्ड या कॉजेस इट टू बी डन, ये दोनों चीज़ें कवर होती हैं। फिर साथ में इंटेंशन किस चीज़ के लिए रेलेवेंट है? टू फैसिलिटेट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और इंटेंशन है हर्ट कॉज करने का,
और नॉलेज इस बात की दैट ही विल देयर बाय कॉज हर्ट, तो इन सारी चीज़ों को लेकर रेलेवेंट है, तब आपका जो पनिशमेंट है या जो सेक्शन है 328 का उसके इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होंगे। ध्यान रखिएगा, इंग्रेडिएंट्स आपको ऑफेंस के बेयर एक्ट से ही मिलेंगे एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ें फिर सेकेंडरी होती हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इट इज़ अ फेयरली सिंपल प्रोविजन। अब सेक्शन 327 का एक एग्रेवेटेड फॉर्म आता है 329 में, वो कहता है voluntarily causing grievous hurt to extort property or to constrain to an illegal act। तो ये सारे 327 के प्रोविजन ले रहा है। 327 में आपने जितना पढ़ा वही सारी चीज़ें की बात कर रहा है, पर हर्ट का नेचर बदल चुका है। यहाँ पे हर्ट कौन सी है? यहाँ पे ग्रीवस हर्ट है। देखिए सेक्शन एकदम सेम होगा। Whoever voluntarily causes grievous hurt for the purpose of extorting from any sufferer or from any person interested in the sufferer any property or valuable security, or constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to do anything that is illegal or which may facilitate commission of an offence, shall be punished with imprisonment for life or imprisonment for either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो देखिए कितना पूरा सेक्शन मिलता है, एक्सेप्ट एक वर्ड ऐड हो गया है हर्ट के आगे। क्या वर्ड ऐड हुआ है? ग्रीवस। तो जहां आपने 327 ढंग से पढ़ लिया और उसके इंग्रेडिएंट्स नॉलेज निकाल लिए, उसी का एक एग्रेवेटेड फॉर्म कहां पे आ गया? 329 में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, यू नीड टू गैदर द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम व्हाट? यू नीड टू गैदर द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द सेक्शन। बेयर एक्ट की नॉलेज इज ऑफ अ प्राइमरी लेवल। ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरली यू शुड नो द बेयर एक्ट, आफ्टर दैट बाकी सारी चीज़ें फिर सेंस बनाएंगी। बिफोर बेयर एक्ट नथिंग विल मेक सेंस। नाउ वी कम टू सेक्शन 330 ऑफ द आईपीसी, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अभी ज़्यादातर पुलिस वालों पे लगती है, इसको ध्यान में रखिएगा। और लेकिन इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू पुलिस ऑफिसर, इसमें बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट या एनी पर्सन हु हैज़ अ डोमिनेंट रिलेशनशिप विद अदर पर्सन, वो सारे लोग आ सकते हैं। So whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any confession or any information which lead to detection of an offense, which may lead to detection of an offense or misconduct, or for the purpose of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to restore or to cause restoration of any property or valuable security, then such person shall be punished with imprisonment for a description of a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? अच्छा, आई डू होप कि आप ये समझ पा रहे हैं कि फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सफरर का मतलब क्या है। मैंने अभी आपको नीस वाला एग्जाम्पल लिया, पर उस एग्जाम्पल से कन्फाइंड मत हो जाइएगा। इस एग्जाम्पल को आप और भी आगे ले जा सकते हैं, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, किसी भी पर्सन में। ठीक है, आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, अप टू यू। ठीक है, बस क्राइटेरिया ये होना चाहिए, पर्सन शुड बी इंटरेस्टेड इन द सफरर। सफरर कौन है? जिस पे वॉलंटरली हर्ट इन्फ्लिक्ट की जा रही है। ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर, सफरर इज द पर्सन हु इज एक्चुअली सफरिंग हर्ट, तभी सफरर शब्द का यूज़ है। अभी मैंने नीस वाला एग्जाम्पल दिया, अब ऐसे ही मान लीजिए अगर ए है, मान लीजिए वो लेट अस सपोज बी से कोई काम करवाना चाहता है। नाउ हियर बी इज़ अ वुमन, और उसे पता है कि बी उसका वो काम नहीं करेगी, या लेट अस सपोज ही वांट्स बी टू कन्फेस समथिंग, कोई भी चीज़, कोई भी कन्फेशन इमेजिन कर लीजिए, एंड ही नोज that B will not confess it. So in order to make sure that B confesses a specific thing or confesses a specific crime or whatever, A actually causes hurt to B's child, who is C, in order to make sure that B is actually confessing that particular thing. Out of fear, B actually confesses that. Now what has he done? He has done an offense. अक्यूज ने क्या किया है इस सिचुएशन में? ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? ए हैज़ एक्चुअली कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 330। अब हर्ट में एक चांटा भी अगर ढंग से मार दिया किसी के मुंह पे, वो हर्ट की डेफिनेशन में चला जाएगा। ठीक है, हर्ट की डेफिनेशन याद रखिएगा 319 में।
सो इसमें क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे कन्फेशन के एक्सटॉर्शन को लेके बात की है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कन्फेशन की बात हो रही है, किसी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है विच में लीड टू डिटेक्शन ऑफ एनी ऑफेंस और मिसकंडक्ट। ये दूसरा इंग्रेडिएंट है, पहला इंग्रेडिएंट कन्फेशन, दूसरा इंग्रेडिएंट है इंफॉर्मेशन। तीसरी चीज है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रेनिंग सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर टू रिस्टोर और कॉज रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो रही है। रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि जो पर्सन हर्ट कॉज कर रहा है वो ये सोचता है कि लेट अस सपोज जो जिस पे उसने हर्ट कॉज किया उसी ने कोई प्रॉपर्टी उससे चुरा ली है। अब पुलिस वाला लेट अस सपोज थीफ को मार रहा है और वो कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी वापस करो जो तुमने चुराई है, और जब वो इस इंटेंशन से मारता है बिकॉज ही वांट्स टू मेक श्योर दैट द थीफ रिटर्न्स द प्रॉपर्टी विच एवर ही हैज स्टोलन, देन दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 330। ठीक है, तो उसी सेंस में रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई कि रिस्टोर कर दो, जो छीना है उसे रिस्टोर कर दो। सो cause restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand or give information which leads to restoration of any property। तो या तो इंफॉर्मेशन दे, या तो प्रॉपर्टी रिस्टोर करे, या तो कोई क्लेम और डिमांड सेटिस्फाई करवाए, या कोई कन्फेशन करे किसी क्राइम की, या कोई इंफॉर्मेशन दे विच लीड्स टू डिटेक्शन ऑफ अ क्राइम। तो ये हैं आपके 330 के मेन इंग्रेडिएंट्स। और इसके लिए प्राइमरी चीज़ क्या चाहिए? वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू दैट पर्सन फॉर द पर्पस दैट आई जस्ट मैंशनड, एंड द हर्ट कैन बी कॉज टू द वेरी पर्पस टू द वेरी पर्सन, or and also it can also be caused to any person who is interested in the sufferer. I mean that if the hurt is caused to any sufferer, then that hurt is imposed upon the sufferer in order to make some other person who is interested in the sufferer to actually confess or to provide that particular information as has been laid down under section 330। तो याद रखिएगा इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, या तो एक्सटॉर्शन फ्रॉम द सफरर चाहता है वो कन्फेशन, सफरर ही वो व्यक्ति है जो कन्फेस करेगा, या सफरर ही वो व्यक्ति है जो वो इन्फॉर्मेशन एज इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 330 वो प्रोवाइड करेगा या रिस्टोर करेगा वो प्रॉपर्टी, या वो व्यक्ति सफरर नहीं है पर जो सफरर है वो अलग है, पर जो सफरर है सेकेंड सिनेरियो में उस पे हर्ट इसलिए इन्फ्लिक्ट की जा रही है बिकॉज द पर्सन, द एक्यूज पर्सन हु इज कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 330 एक्चुअली वांट्स सम अदर पर्सन टू कन्फेस और प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन और टू रिस्टोर एनी प्रॉपर्टी एज द केस में बी। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको मदर वाला एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही आप प्रॉपर्टी को लेके भी सेम चीज़ कर सकते हैं कि लेट अस सपोज पुलिस वाला थीफ को मारता है रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, थीफ कहता है नहीं रिस्टोर करूँगा। अब थीफ का एक बेटा भी है, पुलिस वाला अब उसके बेटे को मारने लगता है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि थीफ प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दे। अब यहाँ पे वो बेटे को क्यों मार रहा है थीफ के? ये इंश्योर करने के लिए कि थीफ जो है प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दे। ठीक है, तो वो किस क्लॉज में फॉल करेगा? वो इस क्लॉज में फॉल करेगा, पर्पस ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर। इस इलस्ट्रेशन में सफरर बेटा है, पर बेटे से पुलिस ऑफिसर रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं चाहता, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी थीफ से चाहता है, और वो बेटे को इसलिए मार रहा है क्योंकि वो थीफ से रिकवरी कराना चाहता है। ऑलराइट, सो ऑलवेज अंडरस्टैंड इट्स कंटेक्स्ट कि कैसे काम कर रहा है, और यू कैन टेक इट एंड एक्सटेंड इट टू एनी अदर एग्जाम्पल्स दैट यू वांट। इंग्रेडिएंट्स याद रखिएगा। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। A police officer tortures Z in order to induce Z to confess that he has committed a crime. A is guilty of an offence under this section. Very straightforward. B. A police officer tortures B to induce him to point out where certain stolen property is deposited. A is guilty of an offence under this section. C. A revenue officer tortures Z in order to compel him to pay certain arrears of land revenue due from Z. A is guilty of an offence under this section. रेवेन्यू ऑफिसर भी आ गए, ये किस क्लॉज में फॉल करेंगे? ये उस क्लॉज में फॉल करेंगे टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड। रेवेन्यू ऑफिसर इस क्लॉज में फॉल कर रहे हैं टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड।
क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर क्या चाह रहा है कि लैंड रेवेन्यू के एरियर्स दे दिए जाएं, तो जो क्लेम है और जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई कराने के लिए हर्ट कॉज कर रहा है, तो ही वुड ऑल्सो बी विद इन द पर्व्यू ऑफ सेक्शन 330. डी क्या है? अ जमींदार टॉर्चेस अ जमींदार टॉर्चेस अ रायत, मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए उसी का सबऑर्डिनेट है जो फसल की कटाई करता है और जो क्रॉप्स प्लांट करता है उसकी फील्ड में. टॉर्चेस अ रायत इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे हिज रेंट. ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन. सिमिलरली आप अभी तो मोस्ट ऑफ यू माइट बिलोंग टू अर्बन एरिया, तो आप ये नहीं समझेंगे. आपको एक अर्बन एरिया का एग्जांपल दे दूं. अगर मान लीजिए कोई लैंडलॉर्ड है, वो अपने टेनेंट को पीटने लगे रेंट लेने के लिए, तो अंडर व्हाट कैटेगरी विल ही फॉल? ही विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 330. इन विच क्लॉज? टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड. ये क्लेम और डिमांड किस चीज़ का है? द क्लेम और डिमांड फॉर रेंट. ठीक है, वैसे ही पुलिस ऑफिसर भी इस कैटेगरी में चले जाते हैं और रेवेन्यू ऑफिसर भी आएंगे. तो हमेशा याद रखिएगा, इलस्ट्रेशन का पर्पस है आपको बस एक वर्किंग नॉलेज देना. इलस्ट्रेशन का पर्पस एग्जॉस्ट करना नहीं है रेल. ऑलराइट. सो इंग्रेडिएंट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसके इंग्रेडिएंट क्या है. एक बार फिर रिटेरेट कर देता हूँ इंग्रेडिएंट्स. वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, पर्पस होना चाहिए एक्सटॉर्शन ऑफ एन कन्फेशन और ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन विच में लीड टू डिटेक्शन ऑफ अ क्राइम, और क्या कहते हैं, टू रिस्टोर और कॉज रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और टू सेटिस्फाई क्लेम और डिमांड, और टू गिव एनी इंफॉर्मेशन विच में लीड टू रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी. वो 330 की डेफिनेशन में आता है. किस पे हर्ट इन्फ्लिक्ट करना चाहिए? आइदर ये जो एक्सटॉर्शन जितनी भी चीज़ों का मैंने बताया, आइदर द वॉलंटरली हर्ट हैज़ बीन इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम हिमसेल्फ, विक्टिम पे खुद ही इन्फ्लिक्ट की गई है एंड ही इज़ द सफरर, और आइदर द हर्ट हैज़ बीन इन्फ्लिक्टेड ऑन अ डिफरेंट सफरर इन विच दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड. ठीक है, तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट सफरर पे भी इम्पोज हो सकती है, और जो एक्सटॉर्शन या जितनी भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं वो उस पर्सन से भी, दूसरे पर्सन से भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए यूज़ हो सकती हैं. वो इज़ इंटरेस्टेड इन द सफरर. इसका मतलब है सफरर अलग है, पर जो हर्ट जो कॉज हो रही है सफरर पे, वो इस इंटेंशन से कॉज हो रही है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो उस पर्सन में इंटरेस्टेड है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे अक्यूज्ड को. ठीक है, इन्फॉर्मेशन या कन्फेशन या सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड, या गिव इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और such information which may lead to detection of an offense. अब आपने ये समझ लिया. एक चीज़ जान लीजिए, अब 331 पढ़ेंगे तो क्या ऐड हो जाता है? 331 में यही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बस एक शब्द ऐड हो जाता है. क्या है? ग्रीवस. अब वहाँ 330 में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट था, 331 में वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवस हर्ट है. तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है 10 साल का है 331 में. 330 में कितना एक्सटेंड हो सकता था? 7 साल तक. ठीक है, यहाँ पे 331 में 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, और दोनों ही इंस्टेंसेस में एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन है. ठीक है, दोनों ही इंस्टेंसेस में फाइन का अमाउंट होगा ही होगा. अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन बता देता हूँ इसी बात पे. एक केस है CBI वर्सेस किशोर सिंह. नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस केस? द प्रोसिक्यूशन केस इन दिस केस वाज दैट देयर वाज दिस वन पर्सन नेम्ड जुगता राम. He was the injured witness in the case. इसी पे injuries inflict हुई थी. He was an employee of one person named Beru Singh and was working in his liquor shop. Jugta Ram also lived in the house of Beru Singh in one room of the upper floor, while the family of Beru Singh, जो employer था Jugta Ram का, was living in the ground floor. Beru Singh के 2 लड़के थे और 3 डॉटर थी. Jugta Ram is said to have had an affair विद द भेरू सिंग्स एल्डेस्ट डॉटर. तो जो भेरू सिंह की, जो उसके एम्प्लॉयर की सबसे बड़ी लड़की थी, उसके साथ बोला एलिगेशन था कि उसका अफेयर है. तो इसकी वजह से भेरू सिंह को सस्पिशन हो गया. वो वॉज अ रिलेटिव ऑफ द अक्यूज्ड कांस्टेबल किशोर सिंह. भेरू सिंह रिलेटिव था इस कांस्टेबल का जो किशोर सिंह है. तो एक दिन क्या हुआ, जुगता राम एक लिकर की बॉटल लेके जा रहा था. जब अक्यूज कांस्टेबल किशोर सिंह उससे मिला, उसने उससे लिकर की बोतल छीनी और उससे झगड़ा करने लगा.
और झगड़े की वजह से जो बॉटल थी गिर के टूट गई। उसकी वजह से किशोर सिंह जुक्ताराम को फोर्सफुली सदर पुलिस स्टेशन ले गया, जहाँ पे एक एसएचओ था सोहन सिंह और बाकी के जो पुलिसमैन थे उन्होंने उसको वहाँ पे बैठ के जुक्ताराम को बहुत मारा। फिर जब मारा तो उसके बाद ये तो इन्होंने ऑर्डिनरी हर्ट में तो आ ही गए थे। फिर 5 जो उसको कस्टडी में ही रखा हुआ था पुलिस थाने में, जुक्ताराम को 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे, 2-3 दिन हो गए थे। फिर बाकी लोग आए, बेरू सिंह भी आया, सुमेरदान किशोर सिंह, उन्होंने आके जुक्ताराम को मारा और फिर इलिसिट रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगे कि क्या उसकी बेरू सिंह की एल्डेस्ट डॉटर से इलिसिट रिलेशनशिप थी या नहीं। फिर एक अक्यूज्ड ने, जो सुमेरदान उसका नाम था, उसने जुक्ताराम की गर्दन पकड़ी और उसका जो अपना जो हाथ था उसके मुंह पे लगाया, और जो कांस्टेबल था किशोर सिंह, ही चॉप्ड ऑफ जुक्ताराम्स प्राइवेट पार्ट विद अ वेरी शार्प एज्ड वेपन, जिसको बाबर्स रेजर भी कहते हैं, हिंदी में उस तरह कहते हैं। एट दिस जुक्ताराम बिकेम अनकॉन्शियस and when he gained consciousness he found that he was admitted in Barmar hospital। तो अब इस पे बहुत फुरोर मचा। अब आपको शायद पता नहीं है कि अगर जब भी कोई ऐसा केस होता है जिसमें कस्टोडियल टॉर्चर या कस्टोडियल डेथ का होता है, तो अक्सर जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं वो कहते हैं कि हम थे ही नहीं थाने पे, वो कहीं और की एंट्री दिखाने लगेंगे और ये सारी चीज़ें दिखाने लगेंगे। तो इन लोगों को सेक्शन 326 में भी पनिश किया गया था और 331 में भी पनिश किया गया था। इनको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए भी पनिश किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकी टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस देखते हुए बोला था कि आप लोगों ने जो कृत्य किए हैं, एक तो पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी का टोटल वायलेशन किया है, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की गाइडलाइंस का टोटल वायलेशन किया है, और अक्यूज के फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन किया है, और सेक्शन 57 ऑफ द CRPC का भी वायलेशन किया है, जहाँ पे 24 घंटे में प्रोड्यूस करना होता है। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। तो कोर्ट ने कोई भी लीनियंसी नहीं दिखाई, इनको प्रॉपरली पनिश किया, एंड राइटली सो। तो ये बस एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन आपको देने के लिए बताना था। ये एक इलस्ट्रेटिव केस लॉ है, कोई नुआंस नहीं है इस सेक्शन में, डोंट वरी अबाउट इट, देयर इज़ नो नुआंसेस कंटेन्ड इन दीज सेक्शंस। ये बस आपको इलस्ट्रेशन देने के लिए, जिससे आपको पता चल जाए कि बाहर हो क्या रहा है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 332 पे, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू डिटर अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। Whoever voluntarily causes hurt to any person being a public servant in discharge of his duty, ये discharge of his duty मार्क कर लीजिए, as such public servant or with intent to prevent or deter discharge of his duty as such public servant, and or any other person or any other public servant from discharging his duty as such public servant, or in consequence of anything done or attempted to be done by the person in lawful discharge of his duty as such public servant, shall be punished with imprisonment for either description of a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने, अगर कोई मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट है, जो पुलिस ऑफिसर है, मान लीजिए किसी क्रिमिनल का पीछा कर रहा है और उसको हर्ट कॉज की गई जब वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था, तो 332 में आएगा। सिमिलरली मान लीजिए एक पूरा पुलिस बटालियन है और वहाँ पे एसपी भी है, अक्यूज पर्सन्स चाहते हैं कि एसपी अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज ना करे, इस पर्पस के लिए वो एसएचओ को असॉल्ट करते हैं, तो भी 332 में आएगा। ठीक है, फिर एक ऐसी सिचुएशन मान लीजिए कि ये तो है कि आप अपनी ड्यूटी का डिस्चार्ज ना करो, अब अगर मान लीजिए कि ऑफिसर्स ने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर दी, अरेस्ट कर लिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंस में वॉलंटरली हर्ट कॉज की गई है अगर उन पे, देन ये 332 में आएगा। ठीक है, इसको आप एक और सेक्शन के साथ पढ़ते हैं जो है सेक्शन 353, जहाँ पे असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स है टू डिटर अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। तो 353 का भी ध्यान रख लीजिएगा। एक्चुअली सीक्वेंस में नहीं है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के प्रोविज़न पहले होने चाहिए, लेकिन वो बाद में है। यहाँ पे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट जो हायर डिग्री की है उसमें पनिशमेंट भी आया है, वो पहले है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो वॉलंटरली हर्ट कॉज हो रही है पब्लिक सर्वेंट को, वो उसकी ड्यूटी
के डिस्चार्ज को डिटर करने के लिए हो रही है कि या तो वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज ना करे या तो वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज ना कर पाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दिए कि वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज ना कर पाए। ठीक है, अब डिटर का मतलब होता है डिस्करेज करना, किसी को घबराहट पैदा करना। प्रिवेंट का मतलब ये होगा इस सिनेरियो में टू फिजिकली मेक इट इम्पॉसिबल और बाय अदर मीन्स मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द पब्लिक सर्वेंट टू एक्चुअली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। फिर साथ में ये भी चीज़ है कि अगर मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर ली तो उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर हर्ट कॉज की गई कि आपने अरेस्ट कैसे किया लेट अस सपोज विधायक चाचा को और उस पर बाकी लोग हमला करने लगे पुलिस ऑफिसर पे, तब 332 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी ऑफिसर लॉफुली अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है और उस लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर के कंसिक्वेंस में भी अगर उस पर हर्ट कॉज की गई है तो 332 में जाएगा। सिमिलरली एक और सिचुएशन इमेजिन करिए, कोर्ट ने एग्जीक्यूशन एक डिक्री एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया है। अब ऐसे में क्या हुआ है कि कई कोर्ट कमिश्नर्स ने रिमूव कोर्ट कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर्स और कोर्ट ऑफिसर्स स्पॉट पर प्रेजेंट हैं, तो जो जजमेंट डेप्टर है वो अटैक कर देता है पुलिस ऑफिसर्स पे या कोर्ट ऑफिसर्स पे कि वो डिक्री एग्जीक्यूट ना कर पाएँ। तो ये कहाँ जाएगा? 332 में ये जाएगा, या ऑफ कोर्स 353 में भी जाएगा जहाँ पे असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स है टू डिटर अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आइदर टू प्रिवेंट वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, किस पर्पस के लिए? टू आइदर डिटर हिम फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी और टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, या it is the hurt is caused in the consequence of anything done or attempted to be done by that person in lawful discharge of his duty। वही इसके स्कोप में आता है। तो इसमें कितनी सज़ा हो सकती है? 3 साल और फाइन और बोथ। ठीक है, अब 333 क्या कह रहा है? वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू डिटर अ पब्लिक सर्वेंट, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू डिटर अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। अब सेम चीज़ है, सेक्शन पूरी तरीके से सेम है। अब यहाँ पे कौन सा शब्द ऐड हो गया है? ग्रीवस ऐड हो गया है। तो 333 व्हाट इज दैट? ग्रीवस हर्ट। वही सारी सिचुएशंस, वही सारे इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे हर्ट का नेचर बदल गया है। कौन सी हर्ट है? वो ग्रीवस हर्ट है। यहाँ पे सेंटेंस कितना है? इट मे एक्सटेंड टू 10 years एंड फाइन, साथ में फाइन होगा। ठीक है, और फाइन नहीं है यहाँ पर। अब आते हैं हम सेक्शन 334 पे। आई थिंक इट शुड बी फेयरली क्लियर कि उसी का एक एग्रेवेटेड फॉर्म चल रहा है। फिर आते हैं 334 पे, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। अब आपको पता होगा कि जब आप कल के लेक्चर में सुन रहे थे वो 323, 326, 324 और 325 का, वहाँ पे एक्सेप्शंस क्रिएटेड थे 334 और 335 का। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शंस क्रिएटेड हैं 334 और 335 पे, वो है ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन। अब यहाँ पे लिखा है whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation if he neither intends, जहाँ पे इंटेंशन नहीं है nor he knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation, shall be punished with the imprisonment for either description of a term which may extend to 1 month or with fine or with both। ठीक है, फाइन 500 रुपये का होता है इसमें। तो सेंटेंस इसमें क्या है? 1 मंथ की मैक्सिमम सजा हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। फाइन 500 रुपये का लगाया जा सकता है या दोनों ही लगाया जा सकता है, इट्स अप टू द कोर्ट। अब यहाँ पे ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की बात की गई है। तो के.एम. नानावती में क्या बताया था ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन के बारे में? उसको ध्यान में रखिएगा कि अक्यूज्ड का जो टेस्ट होगा वो उस सोसाइटी के स्टैंडर्ड से होगा जहाँ पे वो मूव करता था। ठीक है, और साथ में ये भी देखना होगा कि प्रोवोकेशन ग्रेव होने के साथ साथ सडन था या नहीं। दैट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू बी रिकॉर्डेड। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस पर FIR नहीं होगी, इस पर कंप्लेंट केस करना होगा। NCR कटेगी अगर पुलिस ऑफिसर के पास जाएंगे 155 में। सो आई थिंक दिस सेक्शन शुड बी फेयरली क्लियर टू यू कि अगर ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दिया है तो जो लॉ जिस हिसाब का इंटेंशन और नॉलेज चाहता है वो बड़ा रिड्यूस हो जाता है, और वो उस हिसाब से उसको उस मैलिस को उतना सीवियर नहीं पाता। किसी को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देंगे, वो गुस्सा के अगर उसने आप पे अटैक कर दिया तो लॉ ये सारी फीलिंग समझता है, इसीलिए सेंटेंस बड़ा रिड्यूस्ड है। इसमें सेंटेंस 1 मंथ का है और रेगुलर हर्ट का सेंटेंस 1 साल का है। ऑलराइट, सो दैट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस।
अगर रेगुलर हर्ट आप कॉज कर देंगे, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, 323 में 1 साल का है, पर 334 में कितना है, 1 महीने का, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और बोथ। अब एक वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, इफ़ ही नाइदर इंटेंड्स नॉर नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन अदर देन द पर्सन वो गेव द प्रोवोकेशन। इसका मतलब है कि 334 कह रहा है कि आपका इंटेंशन और नॉलेज तो उस व्यक्ति को मारने का तो हो सकता है जिसने आपको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दिया, बट किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए नहीं होना चाहिए जिसने आपको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन नहीं दिया। सो in relation to that second person, statute कह रही है if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt to any person, मतलब किसी दूसरे पर्सन को हर्ट नहीं, उसके लिए इंटेंशन या नॉलेज दोनों ही नहीं होनी चाहिए। और हर्ट किसको कॉज कर रहे हैं यहाँ पे मेन, वो इनकॉर्पोरेटेड इस क्लॉज में, अदर देन द पर्सन वो गेव द प्रोवोकेशन। तो जिस व्यक्ति ने प्रोवोकेशन दिया, जब आप उस पर हमला करते हैं, then only you can have resort to section 334। और ध्यान रखिएगा सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इस पे भी अप्लाई होगा। ये बर्डन ऑफ प्रूफ ग्रेव अनसर्टेन प्रोवोकेशन का साबित करने का किसके ऊपर होगा, अक्यूज्ड के ऊपर होगा। कोर्ट विल प्रिज्यूम एब्सेंस ऑफ सच स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अगर आप सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट का इलस्ट्रेशन देखें, इलस्ट्रेशन सी, तो आपको 325 के रिलेशन में 335 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक इलस्ट्रेशन देता है, ठीक है, कि द कोर्ट जनरली प्रिज्यूम्स एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन वूम, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन कोर्ट। तो 105 एविडेंस एक्ट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तरीके से स्पेशल एक्सेप्शन है जो हर्ट का अगर चार्ज लगेगा तो उसके एग्रेवेटेड फॉर्म को रिलैक्स कर रहा है, वो उसको एक लोअर डिग्री का बना रहा है। तो अगर हर्ट कॉज हुई है ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में, तो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन अक्यूज को एस्टैब्लिश करना होगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब 335 पे आ जाते हैं। अब इसमें लिखा है व्हेनेवर वॉलंटरी कॉजेज ग्रीवियस हर्ट ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इफ ही नाइदर इंटेंड्स और नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन अदर देन द पर्सन हु गेव प्रोवोकेशन, सेम है पूरी तरीके से, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which may extend to 4 years or with fine which may extend to 2000 rupees or with both। अब एक्सप्लेनेशन क्या है इसमें, इन दोनों ही सेक्शन में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वैसा ही माना जाएगा जैसे एक्सेप्शन 1 टू सेक्शन 300। अब उसमें के एम नानावती और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में बहुत इलैबोरेट कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे रिटरेट नहीं करूँगा, अदरवाइज वी विल जस्ट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द मेन पॉइंट्स ऑफ द सेक्शंस दैट वी हैव टू कंप्लीट, ठीक है। पर उसको ध्यान में रखिएगा, प्रोवोकेशन ग्रेव होने के साथ साथ सडन भी होना चाहिए, कोई छोटा मोटा प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेव एंड सडन। और वहाँ पे प्री मेडिटेशन नहीं दिखना चाहिए, वहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किन सर्कमस्टेंसेस से देखा जाएगा, अक्यूज जिस क्लास ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करता है उस क्लास ऑफ द सोसाइटी के हिसाब से जज किया जाएगा, ठीक है। और भी पैरामीटर हैं, आई थिंक 4 से 5 पैरामीटर हैं। ये भी नहीं देखा जाता कि आदमी कोई हाइपर सेंसिटिव है या ज़रा सी बात पे गुस्सा हो जाता है तो उसका टेस्ट नहीं है, वो रीजनेबल मैन बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ सोसाइटी इन विच द अक्यूज वॉज, उसके हिसाब से जज किया जाएगा, ठीक है, रिमेंबर दैट। अब इन दोनों ही सेक्शन को आपको 105 एविडेंस एक्ट से भी रीड करना है। एंड रिमेंबर, बर्डन ऑफ प्रूफ टू एस्टैब्लिश दीज थिंग्स इज ऑन द अक्यूज्ड, इट्स नॉट ऑन द प्रोसिक्यूशन। ये अक्यूज साबित करेगा कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन था या नहीं। अब आता है सेक्शन 336 पे, एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ दी अदर्स। अब ये 304A के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझिएगा, क्योंकि अक्सर जब रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है आदमी तो 336 में भी फॉल करता है, 337 में भी फॉल करता है, 338 में भी फॉल करेगा और 279 में भी फॉल करेगा। सो 336 says whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or personal safety of the other shall be punished with imprisonment for a description of a term which may extend to 3 months or fine which may extend to 250 rupees or with both। 250 रुपये फाइन, 3 महीने की सजा या दोनों, ठीक है। अब 336 की एक खास बात गौर करिए, यहाँ पे हर्ट कॉज नहीं हुई है, यहाँ पे बस कोई भी ऐसी एक्ट, कोई भी जो रैशली और नेग्लिजेंटली की जा रही है, जो किसी भी व्यक्ति की लाइफ एंडेंजर करती है, इन दैट सिचुएशन क्या होगा, 336 में पनिशमेंट होगा, सिर्फ उस बात के लिए। हर्ट अभी कॉज नहीं हुए, हर्ट कॉज हो जाएगी तो 337 में आ जाएगा। 337 कहता है whoever causes hurt to any person
by doing any act so rationally or negligently which endangers human life or personal safety of the others shall be punished with imprisonment for a description of a term which may extend to 6 months, fine which may extend to 500 rupees or with both. ठीक है, अब 337 में हर्ट कॉज हो गई है उस रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से जिसने इन ह्यूमन लाइफ एंडेंजर की है या पर्सनल सेफ्टी ऑफ द अदर्स को डेंजर में लाता है. अब 338 में यही चीज़ें यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गई है. अब यहाँ पे कितना सेंटेंस है, 2 साल या फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और बोथ. ठीक है, रैश और नेग्लिजेंट की मैं आपको डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूँ, उसी कंटेक्स्ट में समझिएगा. 336, 337, 338 का स्कोप जान लीजिए. ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए चार्ज लेट अस सपोज 304A का है, 279 का है और साथ में 337, 338 भी लगा हुआ है, तो ये सारे एक्सक्लूजन में नहीं होंगे. आप इन सारे चार्जेस को कोर्ट में लगा सकते हो एज अ प्रोसिक्यूशन, क्योंकि ये पॉइंट उठा था सुप्रीम कोर्ट में एलिस्टर एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में कि अगर आपने 304 लगाया है और या 304A लगाया है तो आप 337 या 338 नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. ठीक है, या आप या तो 337 या 338 लगाइए या तो आप 304A लगाइए. और बोले थे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. कोर्ट ने कहा ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, सारे चार्जेस लगाए जा सकते हैं एट एनी टाइम. ठीक है, बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस. तो 304A भी लगा लीजिए, 304 पार्ट 2 भी लगा लीजिए, 338, 337 भी लगा लीजिए और 279 भी लगा लीजिए. लेट इन द केस लेट अस सपोज रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से कई लोगों की डेथ हो गई है. ठीक है, जो एलिस्टर एंथनी पिएरा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में हुई थी. ठीक है, डू रेफर दैट केस. वो इस केस पे भी बात पे भी अथॉरिटी है कि दीज सेक्शंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दीज चार्जेस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है, तो आई डू होप दैट यू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ दिस. अब हम आते हैं wrongful restraint पे. Whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said to wrongfully restrain that person. Section 339. तो जिस डायरेक्शन में व्यक्ति जा रहा है, अगर आप voluntarily उसको obstruct करें उस डायरेक्शन में प्रोसीड करने से जहाँ पे उसका राइट है प्रोसीड करने का, देन इन दैट सिचुएशन दैट इज सेड टू बी wrongfully causing restraint. Exception: the obstruction of a private way over a land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offence within the meaning of this section. तो एक्सेप्शन इसका ये है कि अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट वे है जिसमें मान लीजिए कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, लेकिन व्यक्ति गुड फेथ में, गुड फेथ का मतलब है ड्यू केयर एंड अटेंशन, गुड फेथ में बिलीव करता है कि ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जहाँ पे आने का हक किसी का नहीं है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर आप जाएंगे विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर तो वो ट्रेसपास कहलाता है. तो अगर वहाँ पे जाने से वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में नहीं आएगा. अगर गुड फेथ में वो सोचता है कि उसके पास लॉफुल राइट ऑब्स्ट्रक्ट करने का है, ठीक है, तब वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में नहीं आता, इवन दो इट में टर्न आउट इन रियलिटी दैट ही हैड नो राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट. तो गुड फेथ का बेनिफिट मिल जाएगा, ये एक्सेप्शन. ऑलवेज रिमेंबर, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, क्यूज पे होगा गुड फेथ साबित करने का. इलस्ट्रेशन: A obstructs the path along with Z. A obstructs a path which Z has a right to pass. A not believing in good faith that he has a right to stop the path. Z is thereby prevented from passing. A wrongfully restrains Z. एक डायरेक्शन में लेट अस सपोज, ये IPC का इलस्ट्रेशन से हट के बता रहा हूँ, लेट अस सपोज दे आर 2 पर्सन नेम सुरेश एंड रमेश. सुरेश जो है वो लेट अस सपोज नॉर्थ साइड पे प्रोसीड कर रहा है. अब वो सीधे चल रहा है, रास्ते में रमेश मिलता है उसको. रमेश कहता है कि तुम आगे नहीं जा सकते. सुरेश कहता है क्यों? रमेश कहता है कि बस नहीं जा सकते, इस रास्ते से आगे नहीं जा सकते. अब यहाँ पे क्या कमिट हो गया? यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कमिट हो गया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में सुरेश, वी आर अज्यूमिंग दैट सुरेश हैज द लॉफुल राइट टू प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन, अब वो वहाँ पे जा रहा है, वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, then that would be called wrongful restraint. अब मैं पढ़ता हूँ wrongful confinement. Section 340. Whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said to wrongfully confine that person. Illustration: A causes Z to go within a walled space and locks Z in it.
A is thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of the wall. A has wrongfully confined Z. अगर किसी को रूम में बंद कर दीजिए तो क्या है, wrongful confinement है, wrongful restraint नहीं है. Restraint एक डायरेक्शन को लेके होती है. Confinement होता है कि आपको हर तरीके से एक लिमिट के बाहर जाने नहीं दिया जाएगा. तो आपके ऊपर एक circumscribing लिमिट जब डाल दी जाती है, then it is said to be a wrongful confinement. B, A places men with firearms at the outlets of the building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. A has wrongfully confined Z. तो ये भी wrongfully confinement में आता है कि बिल्डिंग में रख दिया है और कहा है कि बाहर निकले, कोई लॉक वॉक नहीं लगाया है, क्या बाहर निकले तो गोली मार देंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो wrongful confinement. अब एक और चीज़ बताता हूँ. अब मान लीजिए एक आदमी को ह्यूमन चेन ने घेर के रखा है. अब वो कह रहा है मुझे जाने दो, और जो एक सॉरी नॉट ह्यूमन चेन, ह्यूमन सर्कल, ह्यूमंस ने बस अपने एक एक करके उसको सर्कमस्क्राइब कर लिया है, उसके इर्द गिर्द गोला बना लिया है, कह लिया कि अब तुम इस लिमिट के बाहर नहीं जा सकते, अब तुम्हें यहीं पे रहना होगा, और बोला कि अगर तुमने इस सर्कल को तोड़ने की कोशिश की तो तुमको यहीं मार देंगे. अब ये क्या है, ये भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है. इट इज़ नॉट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, इट इज़ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्योंकि सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट बना दी गई है, एक सर्कल के अंदर ट्रैप कर दिया गया है. नाउ दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. ठीक है. अब चाहे वो वॉल्ड स्पेस हो, चाहे स्पेस क्रिएट की गई हो बाय द यूज़ ऑफ ह्यूमन सर्कल एसेट्रा, तो वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं. ठीक है. अब मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन देता हूँ आईपीसी के ओरिजिनल ड्राफ्ट कोड से, जो 1835 में सबमिट किया गया था. वो एक्चुअली आईपीसी में रिप्रोड्यूस नहीं हुए थे वो इलस्ट्रेशन, पर आई विल गिव यू दैट इलस्ट्रेशन जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कोड में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के रिलेशन में थे. ठीक है. अब इन दोनों सेक्शन पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है मुझे. अब वो इलस्ट्रेशन सुन लीजिए. पहला है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट पे कि ए बिल्ड्स अ वॉल अक्रॉस अ पाथ अलॉन्ग विद जी हैज़ अ राइट टू पास, जी इज देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग. ए हैज़ रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट जी. ए ने जी के रास्ते में दीवार बना दी जहाँ पे उसके पास जी के पास राइट हुआ करता था उस रास्ते से चलने का, तो यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है. बी दूसरा इलस्ट्रेशन कहता है ए जो है illegally omits to take proper order with a furious buffalo which is in his possession and thus voluntarily deters Z from passing along a road which Z has a right to pass. A has again wrongfully restrained Z. A ने क्या किया ऐसी सिचुएशन में, वहाँ पे एक लेट सपोज बड़ा वायलेंट बफेलो रख दिया, और जानबूझ के रखा कि उसको पता है जी वहाँ से आएगा और वो बफेलो देख के डर जाएगा क्योंकि बफेलो तो वायलेंट है, उठा के पटक दिया. तो ऐसी सिचुएशन में जी डिटर हो जाता है, कहता है मैं इस डायरेक्शन से नहीं जाऊँगा, चला जाता है. यहाँ पे भी ए ने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है. ठीक है. फिर थर्ड है ए थ्रेटन्स टू सेट अ सैवेज डॉग एट जी इफ जी गोज अलॉन्ग द पाथ विच जी हैज़ अ राइट टू गो. जी इज दस प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग अलॉन्ग दैट पाथ. ए हैज़ अगेन रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट जी. फिर लास्ट इलस्ट्रेशन जो दिया है इस ड्राफ्ट कोड में कि इफ डॉग इज नॉट रियली सैवेज but if A voluntarily causes Z to think that it is savage and thereby prevents Z from going along that path, A has again wrongfully restrained Z. ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है एंड आई थिंक दे शुड हैव बीन इन द आईपीसी बट ड्राफ्ट कोड में थे और आईपीसी में नहीं आए, सो दैट्स अ शेम, बट दे आर वेरी एक्सप्लेनेटरी. इन इलस्ट्रेशन से एक चीज़ बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाती है कि a person may obstruct another by causing to appear to other that it is impossible, difficult or dangerous to proceed, as well as by causing it actually to be impossible, difficult or dangerous for that person to proceed. समझ रहे हैं. इन इलस्ट्रेशन से आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए. अब ये ड्राफ्ट कोड में थे. अब देखिए इन सारे सिचुएशंस पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो इस पर कोई नोट स्टडी मटेरियल है नहीं और ना केस मटेरियल है ज़्यादा, मतलब केस मटेरियल शायद नहीं है इस पर. तो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग लगे तो लेक्चर रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है. यू वॉन्ट गेट ड्राफ्ट नोट की कॉपी एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें मैं बस आपकी एकेडमिक नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में नहीं आएंगे. सो इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग यू कैन रिकॉर्ड इट इन योर लेक्चर रजिस्टर. अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को लेके मुझे आपको कुछ बातें बतानी है. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर एक आदमी की डिज़ायर ही नहीं है किसी स्पॉट से चलने की तो रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट नहीं कह सकते उसे. लेट अस सपोज मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ,
आप लोग आ जाएं और मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द ह्यूमन चेन बना लें, मुझे ऑफिस से अपना निकलना ही नहीं है, मुझे बैठे रहना है या अपना काम करना है, तो क्या कहा जा सकता है आपने मुझे रॉन्गफुली कन्फाइन किया? ऑफ कोर्स नॉट, दैट इज़ नॉट रॉन्गफुली कन्फाइनिंग मी एट ऑल, क्योंकि मेरा वहाँ से निकलने का अभी इंटेंशन ही नहीं था। जब मेरा इंटेंशन हो वहाँ से निकलने का, देन यू कन्फाइन मी, तब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आता है। अब लेट अस सपोज आप किसी शादी में हैं, अब शादी में लेट अस सपोज जो पर्सन से ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो फंक्शन, वो आपके पास आते हैं, कहते हैं कि देखिए बिना खाना खाए मत जाइएगा, हम आपको जाने नहीं देंगे, बड़े प्यार से बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे मॉरल एग्जॉर्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे मॉरल फोर्स आपकी टैप की जा रही है, उसी पे वो कह रहे हैं कि प्लीज़ मत जाइए क्योंकि हम आपकी और खातिरदारी करना चाहते हैं और हम आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से। तो क्या ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहा जा सकता है? नो, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये बात याद रखिएगा। इनफैक्ट दिस क्वेश्चन वॉज पोज्ड टू मी बाय अ वेरी सीनियर काउंसिल। तो जब मैं कोर्ट वोट जाता था तो उन्होंने मुझसे ये बात पूछी थी, सो आई वॉज एबल टू आंसर दैट, क्योंकि मेंस री वाला कंसेप्ट मैंने अपना क्लियर रखा था, एंड इट टर्न्स आउट देयर आर एक्चुअली केस लॉज ऑन दैट, बट एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। ये आपकी एकेडमिक ट्रिविया के लिए बता रहा हूँ, रियलिटी में आपसे कोई ऐसा पूछने नहीं वाला, बस आपको एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी कह दे कि अरे नहीं प्लीज़ कॉफ़ी पी के ही घर से जाइए, चाय पी के ही जाइए, ऐसे मत जाइए, ऐसे हम आपको जाने नहीं देंगे, अक्सर लोग ऐसे एक्सप्रेशंस एम्प्लॉय करते हैं, तो क्या कहा जा सकता है आप रॉन्गफुली कन्फाइंड हो गए? नहीं, दिस इज़ नॉट अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, नाइदर अ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ना ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा, नाइदर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा। और सिमिलरली ये भी बात याद रखिए कि अगर आपकी खुद ही की विल नहीं है किसी डायरेक्शन में जाने की या किसी लिमिट से बाहर निकलने की, सर्कमस्क्राइब्ड लिमिट से बाहर निकलने की, सो दैट कैन नॉट बी सेड टू बी अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब कोई अगर मेरे घर के आगे ही बाहर अपना लेट अस सपोज एक गोला बना ले, उसके ऊपर ह्यूमन चेन बना ले और कुछ बोले ना, और मेरा वहाँ से निकलने का कोई इंटेंशन नहीं है, तो अभी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं हुआ है। जब वो मुझे थ्रेट करे, जब मैं निकलना चाहूँ मुझे निकलने ना दे, देन दैट वुड अमाउंट टू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सिमिलरली अगर आपको कोई मॉरल एग्जॉर्टेशन करता है या आपकी मॉरल फोर्स को कॉल आउट करता है और कहता है प्लीज़ बिना खाना खाए मत जाइएगा, बिना कॉफ़ी पिए मत जाइएगा, हम आपको जाने नहीं देंगे, सिमिलरली दैट इज़ ऑल्सो नाइदर अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नॉर इट इज़ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक बात याद रख लीजिएगा कि जब भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा ना, तो आप रेड पिटीशन, अगर मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिशियल ने या किसी स्टेट अथॉरिटी ने, NIA ने या किसी भी स्टेट अथॉरिटी ने जिसके पास पावर टू अरेस्ट है, उसने रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया है, रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया है, तो आप हीबियस कॉर्पस पिटीशन डाल सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है, अंडर आर्टिकल 226, और इसमें आप कंपनसेशन भी डिमांड कर सकते हैं फॉर रॉन्गफुली कन्फाइनिंग दैट पर्सन रेड पिटीशन के अंदर ही। पहले तो आप उसको प्रोड्यूस करवाएंगे, फिर कोर्ट पूछेगा स्टेट से कि भाई क्यों कन्फाइन कराया, अगर पता चलेगा कि कोई ग्राउंड नहीं था कन्फाइनमेंट करने का, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट था, तो कंपनसेशन भी ऑर्डर कर देगा। तो इस फैक्टर के लिए भी आप अपना थोड़ा अवेयर रहिएगा। पर ये हीबियस कॉर्पस पिटीशन जनरली आप जब पुलिस या स्टेट अथॉरिटी आती हैं तब आप यूज़ करते हैं। प्राइवेट पर्सन ने कन्फाइन कर लिया तो कभी भी ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ऑल्टरनेटिव रेमेडी है सेक्शन 340 का आर्टिकल 226, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 226 रिट प्रोसीडिंग है, सेक्शन 340 क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, ठीक है, उसमें अभी आगे ऑफेंसेस आएंगे 342, 343, 344, 345, ये सब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं। तो ये सब्सटीट्यूट नहीं है, बात याद रखिएगा। यू हैव टू इंस्टीट्यूट क्रिमिनल प्रोसीडिंग एज वेल। रिट प्रोसीडिंग से होता क्या है कि वो थोड़ी फास्टर होती हैं और स्टेट अथॉरिटी को कंपेल करने की शक्ति हाई कोर्ट में ही होती है और जनरली कोर्ट्स में ही होती है, नॉट जस्ट हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के भी पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के भी पास होती है। So, but whenever you want to get a person freed from illegal custody, which amounts to wrongful confinement, you will institute a writ proceeding under Article 226, claiming a writ of habeas corpus or any writ in the nature of habeas corpus। ठीक है, ये प्रेयर इंक्लूड करना ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे चल सकते हैं, वो है सेक्शन 341, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग एनी पर्सन शैल बी अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। देखिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, आइदर डिस्क्रिप्शन नहीं है यहाँ पे, सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही होगा फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month, फाइन 500 रुपीज़ और बोथ। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए क्या है, 1 साल की सज़ा
अब यहाँ पे आइदर डिस्क्रिप्शन टर्म का यूज़ है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, मतलब सिंपल और रिगरस दोनों हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू 1 year और फाइन और अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और बोथ। तो वही रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में जो फाइन 500 था, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में 1000 बन गया, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में जो इम्प्रिजनमेंट 1 month तक मैक्सिमम हो सकता था वो 342 में 1 साल का बन गया मैक्सिमम। अब ये एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, 342 में आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म है, ठीक है, मतलब रेगुलर सिंपल दोनों हो सकता है, पर 341 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही दिया जा सकता है। अब आई थिंक ये बात मैंने CRPC बैच में तो कई बार बताई है, IPC बैच को भी बता देता हूँ। जब 24 घंटे एक्सपायर हो जाते हैं ना, और उसके बाद भी पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस ना करे, तो डैट वुड अमाउंट टू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में बदल जाती है कस्टडी। ऑलवेज रिमेंबर दैट once 24 hours have expired and police officer deliberately does not produce the accused person before the magistrate, that would amount to wrongful confinement. And also it would also be an offence under section 220 of the IPC, where whoever being in office having the legal authority to commit or keep in confinement any person corruptly or maliciously keeps in confinement any person in the exercise of that authority, knowing that whatever he is doing contrary to law, he shall be punished with an imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। 220 में ये पनिशमेंट है, ये भी यूज़ किया जा सकता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है ही जब 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन है और स्टैट्यूटरी लॉ का भी वायलेशन है। फंडामेंटल राइट आपका आर्टिकल 22 में क्या कहता है, यू हैव टू प्रोड्यूस एन अक्यूज्ड पर्सन बिफोर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 hours। सेक्शन 57 ऑफ द CRPC सेज द सेम थिंग। तो अगर इन दोनों चीज़ों का वायलेशन हुआ, या डी के वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की भी गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस है इस बात पे, इन सब का वायलेशन हुआ तो बहुत सारे ऑफेंसेस बनते हैं। ये तो बनते ही हैं, जैसे 342 सिंप्लिसिटर बनेगा, सेक्शन 220 बनेगा, फिर आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनेगा। अब ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी प्रोसीडिंग हो सकती हैं, ठीक है। तो अपना जो दिमाग है ना, क्योंकि आप डिफेंस काउंसिल होंगे, आप प्रोसिक्यूशन की साइड से नहीं होंगे, अनलेस ऑफ कोर्स यू वांट टू बी अ जज, एंड इन दैट सिचुएशन यू आल्सो नीड टू बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। आपको जनरली जो होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है, इफ़ यू आर डिफेंस काउंसिल, उसी को कस्टडी में ले लिया जाता है। तो ये एवेन्यूज़ जो होते हैं इसको लेके आपको अवेयर होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप जज हैं और आपको पता है कि आपके सामने अक्यूज्ड पर्सन विद इन टाइम प्रोड्यूस नहीं किया गया, सो यू कैन ऑल्सो इनिशिएट दोज प्रोसीडिंग्स, राइट। तो इन सारी चीज़ों को लेके अवेयर रहिएगा। अब एक चीज़ मेरी याद रखिए, ये जितने भी सेक्शन हैं ये एग्ज़ाम में सिर्फ बेयर एक्ट लेवल पे पूछे जाते हैं, तो इसके लिए अवेयरनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इस पर कोई केस लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेयर एक्ट पे अवेयर रहिएगा, बेयर एक्ट पे अवेयर हैं, जो नुआंसेस मैंने अभी बताए छोटे छोटे उसको लेके अवेयर हैं, यू विल ऑलवेज क्लियर द एग्ज़ाम। इन सेक्शंस पे कभी भी गलत नहीं होंगे। इंग्रेडिएंट्स याद है, बाकी चीज़ें याद है, यू कैन नेवर गो रॉन्ग। अगर वो चीज़ें याद नहीं है अनफॉर्चुनेटली फिर नंबर कटे जाएंगे। बेयर एक्ट याद रखिएगा, ठीक है। ये कोई कॉम्प्लेक्स सेक्शन नहीं है, इन पे कोई भी नुआंस नहीं है। एक जो छोटी सी नुआंस थी वो मैंने बता दी कि मॉरल फोर्स, एग्जॉर्टेशन, वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं। खैर, सेक्शन 343 पे आते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 or more days। अब 3 दिन या उससे ज़्यादा के लिए कन्फाइंड रखा है, तो whoever wrongfully confines any person for 3 days or more shall be punished with imprisonment for either description of a term which may extend to 2 years or fine or with both। तो अभी 1 साल था, अब 2 साल हो गया अगर 3 दिन से ज़्यादा रख लिया। 344 क्या कर रहा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 or more days। अब 10 दिन या उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे सज़ा कितनी होगी, 3 साल एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अब और नहीं है, 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो सकता है या साथ में फ़ाइन का अमाउंट भी लागू होगा। अब 345 में क्या है कि whoever keeps a person in wrongful confinement knowing, पता है, नॉलेज है, that a writ for liberation of that person has been duly issued shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 2 years in addition to any terms of imprisonment which he may be liable under any other section of this chapter। तो अगर मान लीजिए उसने 10 दिन या उससे ज़्यादातर रखा है, और मान लीजिए 15वें या 16वें दिन जो हाई कोर्ट है, लेटर सपोज ईबीएस कॉर्पस की रिट इशू कर देता है, और जिस अथॉरिटी, जिस स्टेट अथॉरिटी ने कन्फाइन करके रखा है उस पर्सन को, वो जानता है कि लिबरेशन रिट इशू हो चुकी है
कि उसको छोड़ दो या उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो, और फिर भी उसका वायलेशन करता है, तो ऐसे में जो सेंटेंस है वो 2 साल का होगा फॉर 345, और फिर वो जो 10 दिन एक कन्फाइनमेंट में रखा उसके एडिशन में होगा 2 साल। तो मतलब अगर मैक्सिमम हम लोग मान लें 10, अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 10 दिन या उससे ज़्यादा तक का रहता है, तो ऐसे में जो इम्प्रिजनमेंट है वो 10 दिन या उससे ज़्यादा से पनिशेबल है, तो इट वुड बी इम्पोज्ड एज वेल अलॉन्ग विद द इम्प्रिजनमेंट जो 2 साल का है 345 में, क्योंकि आपने लिबरेशन रिट जो इशू की गई थी उसका वायलेशन किया तो उसका 2 साल होगा, और फिर जितने टाइम आपने कन्फाइनमेंट में रखा, चाहे आपने 3 दिन रखा, 10 दिन रखा या उससे ज़्यादा रखा, उसके भी एडिशन में सज़ा होगी। ठीक है, तो रिमेंबर 345 इट्स इन एडिशन टू द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट जिसके लिए अक्यूज्ड पर्सन लायबल होगा अंडर एनी सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट। Whoever wrongfully confines any person in a manner as to indicate an intention, जो इशारा करता है एक ऐसे इंटेंशन की तरफ, that the confinement of such person may not be known to any person interested in that person so confined, कि मतलब किसी को पता ना चले उसने कहाँ कन्फाइन किया है, और to any public servant, or that the place of such confinement may not be known or discovered by any person or public servant as herein before mentioned, shall be punished with imprisonment for a description of a term which may extend to 2 years in addition to any punishment to which any person may be liable for wrongful confinement। तो अगर मान लीजिए wrongful confinement सीक्रेट में किया गया है, ठीक है, जहाँ पे व्यक्ति चाहता है कि जिसको कन्फाइन किया उसका भी पता ना चले या उस सीक्रेट प्लेस का पता ना चले, ना उस पर्सन को जिसमें वो ना उस पर्सन को जिसके कन्फाइनमेंट को लेके कोई और पर्सन इंटरेस्टेड है, लेट अस सपोज अ चाइल्ड हैज़ बीन कन्फाइंड, उसके कन्फाइनमेंट को लेके फादर इंटरेस्टेड है, तो वो तो हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी उसका प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट है वो किसी पब्लिक सर्वेंट को भी ना पता चले, तो ऐसी सिचुएशन में वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में इन सीक्रेसी माना जाएगा। ठीक है, इट इज़ द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेसी, where the intention of confinement is that such person may not be known to any person interested, or the place of confinement cannot be found by either the person interested or by the public servant। तो it जो punishment मिलेगा it shall be in addition to the term of confinement, जितने भी टाइम के लिए उसने कन्फाइन करके रखा, तो ये एडिशन 2 साल ऐड हो जाता है, जैसे कि रिट में ऐड होता है 345 में, वैसे ही रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट में भी 2 साल ऐड हो जाता है। तो आप इसके लिए कितने पीरियड से ऐड करेंगे एक्स्ट्रा 2 साल, वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए कन्फाइनमेंट रहा। अगर 3 दिन के लिए कन्फाइनमेंट में रहा, 3 दिन या उससे ज़्यादा, तो 343 के एडिशन में होगा। अगर 10 दिन या उससे ज़्यादा में रहा तो 344 के एडिशन में होगा वो 2 साल का इम्प्रिजनमेंट, जो 346 में। Now we come to section 347, wrongful confinement to extort property or to constrain to an illegal act। अब ये आपको बहुत ज़्यादा मिलता जुलता लग रहा होगा सेक्शन 330 ऑफ दी IPC से, अभी जो हमने हर्ट के वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था 330 और 331। अब 347 उसी चीज़ को लेकर wrongful confinement की बात कर रहा है कि whoever wrongfully confines any person for of extorting from person confined or from any person in that or any person interested in the person confined any property or valuable security, or of constraining the person confined or any person interested in such person to do anything illegal or to give information which may facilitate commission of an offence, shall be punished with imprisonment for either description of a term which may extend to 3 years and fine। ये सेक्शन माय अपॉलॉजीज, ये 330 या 331 से नहीं मिलता है, ये आपका मिलता है 327 और 329 से। ये उसको लेके अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेंट एन इलीगल एक्ट है, ये वो 327 और 329 में क्या था, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, सेम पैरामीटर्स को लेके। 347 में उसके कन्फाइनमेंट की बात हो रही है कि कन्फाइन करके जो अगर मान लीजिए कन्फाइन किया गया किसी पर्सन को टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी टू और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट, तो उसकी कन्फाइनमेंट का पनिशमेंट है 347 में। तो कितनी सजा है, 3 years एंड फाइन, मैक्सिमम 3 years एंड फाइन।
अब 330 और 331 को लेके सेक्शन 348 है, wrongful confinement to extort confession और compel restoration of a property. अब ये जो सेक्शन है डिटो मिलता जुलता है आपके 330 और 331 पे, तो आप चाहें तो 347 के साथ 327 और 329 लिख लें और 348 के साथ 330 और 331 लिख लें. दैट ऑप्शन इज़ अवेलेबल टू यू. ठीक है, जिससे आपके दिमाग में इंटरलिंकिंग की आदत हो जाए कि अगर मान लीजिए अब पुलिस ऑफिसर अगर मान लीजिए कन्फेशन के लिए पीट रहा है तो कहीं तो कन्फाइन करके रखेगा, तो अगर कन्फाइन करता है, मान लीजिए पुलिस स्टेशन में ही कन्फाइन करता है, तो क्या लग सकता है, तो 348 लग सकता है. तो 348 कहता है whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or any person interested in the person confined any confession or information which may lead to detection of any offence or misconduct, or for the purpose of constraining the person confined or any person interested in the person confined to restore or cause restoration of any property or valuable security or satisfy any claim or demand or give information which may lead to restoration of any property or valuable security shall be punished with imprisonment for either the description of a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. तो इसमें भी बराबरी का ही सेंटेंस है, 3 years and fine. 348 का और 347 का जो सेंटेंस है बराबर है. लेकिन 347 किसके कन्फाइनमेंट से डील करता है? When the wrongful confinement is to extort property or to constrain to an illegal act. 348 wrongful confinement to extort confession or compel restoration of property or to satisfy any claim or demand. अब इंटरलिंकिंग के पर्पस से आप चाहें तो यहाँ पे 348 के साथ 330 और 331 लिख सकते हैं. 347 के साथ आप चाहें तो 327 और 329 लिख सकते हैं. मतलब ये बस इसलिए कि जिससे आप एग्ज़ाम में रहें, तो it should be actual limit, it should be the actual limit on which you can be summoned. ठीक है, ये बात का ध्यान रखिए. इंटरलिंकिंग के पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके दिमाग में जब भी आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें एकदम से आपके दिमाग में रश करें. आप जैसे ही देखें अरे ये वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट का क्वेश्चन आया है, लेट अस सपोज 327 को लेके, आपने 327 देखा, 327 की इंग्रेडिएंट लिखे, फिर आपने सीधे लिख दिया कि अगर यही हर्ट ग्रीवियस हर्ट बन गई तो यही इंग्रेडिएंट्स को कॉपी रख के पनिशमेंट होगा 329 में. फिर आपने लिखा कि अगर इस पर्पस के लिए, इस इलीगल पर्पस के लिए, टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट के लिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया तो पनिशमेंट होगा 347 में. अब देखिए इंग्रेडिएंट्स सबके सेम हैं और मतलब इन सब्सटेंस, अब इफेक्ट सबका अलग है. 347 में कन्फाइनमेंट है, 327 और 329 में वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एंड हर्ट रिस्पेक्टिवली था. तो उसमें जो इंटरलिंकिंग के पर्पस से जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि आपने हर्ट को लेके एक स्पेसिफिक पैरामीटर रखा, इंग्रेडिएंट्स लिखे, और फिर आपने बोला अगर इन्हीं इंटेंशन के साथ, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ कन्फाइनमेंट किया गया है तो 347 में पनिशमेंट, उन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ वॉलंटरीली हर्ट कॉज की गई है तो 327 में पनिशमेंट, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर वॉलंटरीली ग्रीवियस हर्ट कॉज की गई है तो 329 में पनिशमेंट. सिमिलर मेथड यू कैन अप्लाई फॉर 348, 330 एंड 331. ठीक है, वेयर यू कैन सिंपली राइट कि अगर वॉलंटरी हर्ट कॉज की गई है टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड, तो ऐसी सिचुएशन में आप 330 में पनिश कर सकते हैं. अगर वही हर्ट ग्रीवियस हर्ट बन गई तो 331 में पनिश कर सकते हैं. और वहीं पे अगर लेट अस सपोज इन्हीं पर्पस को लेके रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया है तो 348 में पनिश कर सकते हैं. तो देख रहे हैं ये इंटरलिंकिंग इंग्रेडिएंट जब सेम होते हैं ना, तो आईपीसी में आपको हमेशा उनको लिंक करके पढ़ना चाहिए कि इन्हीं पर्पस के लिए कन्फाइन कर दिया गया तो 348 में पनिशमेंट है. अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन दोनों ही सेक्शन में सफरर भी इंक्लूडेड है और एनी पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन द सफरर वो भी इंक्लूडेड है. ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा. ठीक है, सो ये मैं पहले ही इलैबोरेट कर चुका हूँ, सो देयर नीड नॉट बी मच इलैबोरेशन. तो अब आज के लिए तो इतना हो गया. अब टुमारो वी वुड बी डीलिंग विद, आई थिंक वी शुड एक्चुअली डील विद ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, एंड आई थिंक उसी के साथ ना रेप के ऑफेंसेस भी ख़त्म कर लेते हैं. तो एक ही बार में वो सारा हो जाएगा. फिर अपना 361
और 362 किडनैपिंग और अडॉप्शन बहुत छोटा सा एक ही दिन का लेक्चर है और आराम से ख़त्म हो जाएगी. आई थिंक टुमारो वी शुड डील विद ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन, क्रिमिनल फोर्स एंड ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रेप एज वेल. वो सारे एक ही साथ ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि लिंक बनेगा, ऐसे आराम से आप लोग पढ़ भी पाओगे. ये सब जब ख़त्म हो जाएगा देन विल स्टार्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. ठीक है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई विल मीट यू टुमारो.